हमारा ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस यूनिट से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट है, तो सवाल गलत नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो पर्सनैलिटी पहले पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। मतलब तुम किस तरीके से सोचते हो, तुम किस तरीके से महसूस करते हो और तुम किस तरीके से बिहेव करते हो, यही तुम्हारी क्या होती है? यही तुम्हारी पर्सनैलिटी होती है। तो अब पर्सनैलिटी के अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला तो जैसे ट्रेट है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को तुम्हारे ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, लाइक इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, कॉन्साइशियसनेस, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, ये एक 5 जो आपका ओशियन मॉडल है उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर अक्रॉस वेरियस सिचुएशंस, कि भाई वो आपके सारे ट्रेट्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग अलग सिचुएशंस में आप लोगों को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे पर्सनालिटी में आप लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में भी डिफाइन कर देते हो, या फिर टाइप ए जो कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव होते हैं, और टाइप बी जो रिलैक्स होते हैं और इजी गोइंग होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग पर्सनालिटी ए का पार्ट होते हैं, कुछ पर्सनालिटी बी का होते हैं। ए में वो लोग होते हैं जो थोड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और बी में कौन से होते हैं? जो रिलैक्स होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, मतलब जिनको कोई ज्यादा लोड नहीं देते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 1 में भी पूछी जाती है, 2 में भी, मैनेजमेंट में भी, एचआर में, हर जगह पे आती है। तो इसके अंदर है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे अनकॉन्शियस जो मोटिवेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे डिफाइन होती है। तो बोलता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना पर्सनैलिटी का, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या होती है? प्रीएम्प्टिव डिजायर, जो अभी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। देन आ जाता है ईगो। ईगो का मतलब जब हम रियलिटी में देखते हैं कि भैया रियलिटी क्या है। और सुपर ईगो जो पेरेंट्स वाली बात होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर ईगो है वो आईडी और सुपर ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आईडी है वो ईगो और सुपर ईगो को क्या करने की कोशिश करती है? कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उसके बाद आता है 5 मॉडल, बिग 5 मॉडल, जिसमें मैंने ओशियन बताया था, ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ये इससे ना कई बार मैच द कॉलम में सवाल पूछा गया। ठीक है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी की एक ही थ्योरी है जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, मतलब 2, एक साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड ने दी है और एक 5 ओशियन मॉडल। उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक व्यू। ह्यूमनिस्टिक व्यू में आप लोगों ने पढ़ा है, मास्लो और रोजर्स ने, एम्फेसाइज द पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, मास्लो ने तो बताया कि किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है जो वो आपकी नीड्स पे डिपेंड करती है। और नीड, रॉजर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड कंडीशंस ऑफ वर्थ। ठीक है, उसके साथ रॉजर ने सेल्फ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ बात की है। अगर हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो ये आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। ये किसके द्वारा दी गई थी? बेंडूरा के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी को आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा। एम्फेसाइज लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसके अंदर मॉडलिंग पे फोकस किया जाता है। किस पे? मॉडलिंग पे फोकस किया जाता है और सेल्फ एफिकेसी पे भरोसा किया जाता है कि हम खुद के लिए क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के लिए तरक्की करना चाहते हैं, खुद पे हमारा फोकस होना चाहिए, तो वो सेल्फ एफिकेसी है। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरवेंशंस होता है, एमएमपी, एमबीटीआई, ठीक है, कुछ टेस्ट के नाम हैं, और बिहेवियरल असेसमेंट और सेल्फ रिपोर्ट्स वगैरह होती है। मतलब यहां से जो सवाल पूछा जा सकता है वो इन थ्योरी से पूछा जा सकता है। ये वाली एक बार थ्योरी है, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ आप पढ़ सकते हो। देन आ जाता है परसेप्शन। अब परसेप्शन आप लोगों ने इंडियन लॉजिक में भी पढ़ा है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपके सामने कुछ स्टिमुलस आता है, आपके सामने एक स्टिमुलस आता है, तो उस स्टिमुलस को लेके आप उसको किस तरीके से एक मीनिंगफुल सेंस में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये जो परसेप्शन होती है, इसका मतलब क्या होता है? आप सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक अंडरस्टैंड करते हो एनवायरमेंट से और उसको एक मीनिंगफुल मैटर में क्या करते हो? कन्वर्ट कर देते हो। सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं, उससे आप लोगों का क्या होता है? उससे आप लोगों की परसेप्शन है वो बनती है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो पहले सेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पहला शुरुआत में आप के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आंख, नाक, जीभ, ये किसी स्टिमुलस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर करते हैं उनको एक पैटर्न में। ठीक है, उसको उसकी पैटर्न बनाने की, उसकी एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं, और देन फिर उसको क्या कर देते हैं? उसको मीनिंग दे देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अच्छा यार ये इसका ये मीनिंग निकलना चाहिए ना। जैसे एक चीज को अलग अलग लोग हैं अलग अलग तरीके से परसेप्शन बनाते हैं, जैसे 6 है, 9 है ना, इस तरीके से। प्रोसेस कई बार पेपर में पूछा गया। सबसे पहले अटेंशन, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। तो आप किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, बाकी सारी चीजों को क्या कर दे रहे हो? इग्नोर कर दे रहे हो। तो आपका मेन फोकस किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे है। परसेप्चुअल सेट,
परसेप्चुअल सेट का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, मोटिवेशन। मतलब परसेप्चुअल सेट है जो परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो आपके इमोशंस, मोटिवेशन या एक्सपीरियंस है ना, पास्ट में आपने वैसा कुछ देखा है, या फिर आपकी उस तरह से मोटिवेशन कौन सी है, या उसके साथ कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो वाला। देन आ जाता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? फिर बैकग्राउंड नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन, लाइक रिकॉग्नाइज अ फैमिलियर फेस इन द क्राउड। जहां पर आप क्या करते हो? जहां पर कोई पास्ट की नॉलेज होती है, कोई पास्ट की नॉलेज है, उसको आप क्या करते हो? प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और एक होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। तो अगर पहले मतलब एक फेमिलियर टॉपिक को देख रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग परसेप्शन फ्रॉम सेंसरी इनपुट विदाउट प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव नोशन का मतलब क्या होता है? कि आपको पहले से उसके बारे में नहीं पता होता, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या उसके फीचर्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा यार ये चीज इस तरीके से है, ठीक है। आप उसको क्या करने की कोशिश करते हो? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये वाली चीज है इस तरीके से काम करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपकी परसेप्शन कैसे बनती है? उस पर आपके कल्चर का बहुत असर पड़ता है। कल्चर, बैकग्राउंड और नॉर्म्स अफेक्टिंग परसेप्शन। कॉन्टेक्स्ट, एक इन्वायरमेंट और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, वो चीज को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज को आप अपने घर में परसीव करोगे तो अलग तरीके से होगी, उसी चीज को स्कूल में देखोगे तो अलग तरीके से होगी, किसी पार्टी में देखोगे तो अलग तरीके से। तो मतलब जो इन्वायरमेंट है वो आपकी परसेप्शन को बहुत असर डालता है। और बायोलॉजिकल का मतलब सेंसरी और न्यूरल प्रोसेस डिटरमाइन परसेप्चुअल एक्यूरेसी। और ये भी होता है ना, जैसे बायोलॉजिकल है, कुछ लोग अच्छे से सुन नहीं पाते, कुछ लोग अच्छे से देख नहीं पाते, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये उससे रिलेटेड है कि जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है ना, वो भी आपकी परसेप्शन को क्रिएट करने में क्या करते हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है थ्योरीज, जिसके अंदर सबसे पहले आता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने पेपर 1 में भी पढ़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट प्रिंसिपल? परसेप्शन एज अ होल, एम्फसाइज पैटर्न एंड कॉन्फ़िगरेशन। जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि होल इज द, हम चीजों को होल मतलब कंप्लीटली देखते हैं, उसके पार्ट्स को बाद में देखते हैं। जैसे एग्जांपल दी थी ना कि आप पहले पेड़ को देखोगे, उसके बाद उसकी शाखाओं को, उसके तने को, उसकी जड़ों को बाद में देखोगे। तो इसके अंदर फिगर ग्राउंड, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी और क्लोजर की बात की जाती है। फिगर ग्राउंड का मतलब क्या है? कि बैकग्राउंड पे क्या है? ब्लैक कलर पे अगर व्हाइट है तो ज्यादा नजर आएगा। सिमिलैरिटी है, दो चीजें आपस में सिमिलर होंगी तो आप उसको एक समझ लोगे। प्रॉक्सिमिटी है, दो चीजें आसपास पड़ी होंगी तो आप उनको एक ग्रुप मान लोगे। कॉन्टिन्यूटी है, जैसे एसबीआई का लोगो है, अगर कुछ चीजें कॉन्टिन्यूटी में है तो आप उसको क्या मान लेते हो? एक मान लेते हो। और क्लोजर का मतलब क्या हुआ? कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें इनकम्प्लीट होती हैं, दो इनकम्प्लीट चीजें अगर पड़ी हुई हैं तो उससे आप एक कंप्लीट चीज की परसेप्शन भी क्रिएट कर लेते हो। तो ये हो गया आपका गेस्टाल्ट। देन आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होगा? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज, कि हम अपनी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो जिसके अंदर नॉलेज क्रिएशन की बात की जाती है। और देन आ जाता है इकोलॉजिकल अप्रोच, किसके द्वारा दी गई है? गिब्सन। डायरेक्ट परसेप्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट क्यूज विदाउट कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सब कुछ एनवायरनमेंट से आ रहा है, तुम्हारी अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, तुम अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस इन्वायरमेंट से वो चीजें डायरेक्ट तुम्हारे परसेप्शन का हिस्सा बन रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर तुम कॉग्निशन की इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द कॉग्निशन। देन आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एवेल्युएशन ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, मतलब किसी चीज को लेके आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर है, वो आपका एटीट्यूड बन जाता है। किसी चीज को लेके आप पॉजिटिव भी हो सकते हो, किसी चीज को लेके आप नेगेटिव भी हो सकते हो। तो जब आप किसी चीज को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव होते हो तो उसको आपका क्या बोल देते हैं? एटीट्यूड बोल देते हैं। अब एटीट्यूड के कंपोनेंट वही होते हैं जो आप लोगों को ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? बिलीफ एंड थॉट्स अबाउट अ सब्जेक्ट। कॉग्निटिव, किसी चीज के बारे में सोचना, दैट इज स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब ये सोचते हो कि भैया जो स्मोकिंग है वो नुकसान पहुंचाती है। दूसरा अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब फील करना, फीलिंग्स एंड इमोशन टू बर्डन, मतलब फीलिंग डिस्गस्टेड बाय स्मोकिंग। आप किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हो तो आपको मतलब ऐसा अंदर से बुरा लगता है कि यार ये तो बहुत गंदा काम है। और बिहेवियरल, बिहेवियर जहां पर एक्शन की बात होती है, एक्ट इन अ सर्टेन वे। अवॉइडिंग प्लेसेस वेयर पीपल स्मोक, तो वहां पर आप नहीं जाना पसंद करते हो जहां पर लोग सिगरेट पी रहे हैं, या अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हो। व्हाट यू डू? आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हो, बोलते हो कि भैया ये सिगरेट पी रहे तो मुझे सिगरेट पसंद नहीं। अब ये जो आपका एटीट्यूड है वो किस तरीके से बनता
सबसे पहले जैसे सोशलाइजेशन, इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैमिली, जो सोशलाइजेशन मतलब जिस कल्चर का, जिस सोसाइटी का हिस्सा, उसमें फैमिली फ्रेंड सब आ जाते हैं। एक्सपीरियंस, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट फॉर्मिंग एटीट्यूड, जो भी आप लोग चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। लर्निंग, उसके अंदर हमारे पास क्लासिकल और कंडीशनिंग लर्निंग आ जाता है, देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ जाता है, जो आपने टीचिंग में पढ़ा है। क्लासिकल में जिसमें आप पावलो की बात करते हो, ओपेरेंट के अंदर आप रीइंफोर्समेंट की बात करते हो, ऑब्जर्वेशनल के अंदर आप मॉडलिंग की बात करते हो, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जो यहां पर भी आ रही हैं। Change, that is persuasion, efforts to change attitude through communication. Technique include message framing, source credibility और emotional appeal. अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक सवाल आया था, वहां पे एक टाइप थी, कौन सी? एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग, पढ़ा था ना, एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग। एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हम अपने एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। तो उसको चेंज करने के लिए एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती। क्लियर है? कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया था। अब ये कॉन्सेप्ट अब कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। पेपर वीडियो स्लो तो नहीं हुआ था, चल रहा है ना? एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब यह था कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? डिस्कंफर्ट फ्रॉम होल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट कॉग्निटिव ड्यू टू एटीट्यूडनल चेंज। तो यहां पर क्या होता है कि आप दो चीजों के बीच में फंस के रह जाते हो, मतलब आपको समझ नहीं आता कि मुझे ये करना चाहिए या नो। मतलब चेंजिंग अबाउट स्मोकिंग आफ्टर लर्निंग अबाउट अ हेल्थ रिस्क, मतलब समझ रहे हो ना? जहां पर क्या होता है कि आप दो चीजों के बीच में फंस जाते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, तो उसको बोल दिया जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव डिसोनेंस। और देन आ जाता है सोशल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर, कंफर्मिटी और सोशल नॉर्म्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। आप जिस तरीके के लोगों में रहते हो, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हो, वो चीजें आप लोगों को सोशली इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारी चीजें क्या करती हैं? आप लोगों पे एक असर डालती हैं। ध्यान आ जाता है फंक्शंस। अब एटीट्यूड के क्या फंक्शन है? सबसे पहले नॉलेज, हेल्पिंग ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाइंग नॉलेज। नॉलेज को सिंप्लीफाई करने में आपका एटीट्यूड है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बंदा है वो एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है। एक सेकेंड यार, वीडियो सही चल रही है फिर मैं क्या, मुझे ही थोड़ा अजीब लग रहा है। एक सेकंड, मैं ना टीम को बोल देता हूँ यार, ये ना तक तो नहीं है। अभी सही है। ईगो डिफेंस, ईगो डिफेंस का मतलब क्या होता है? आप अपने प्रोटेक्ट करते हो सेल्फ एस्टीम को, ईगो को एटीट्यूड के थ्रू। वैल्यू एक्सप्रेसिंग, रिफ्लेक्टिंग कोर वैल्यूज और सेल्फ कंसेप्ट, मतलब आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है वो आप किसके थ्रू दिखाते हो? वो अपनी वैल्यू एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाते हो। यूटिलिटेरियन का मतलब मैक्सिमाइज रिवॉर्ड एंड मिनिमाइज पनिशमेंट, ठीक है। मतलब वो जो आपका रीइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट था, रीइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसको यूटिलिटेरियन, मतलब रिवॉर्ड्स को बढ़ाना है और पुनिशमेंट को मिनिमाइज करना है। रिवॉर्ड को बढ़ाना है और जो पुनिशमेंट्स होते हैं उसको क्या करना है? उसको मिनिमाइज करने की बात की जाती है, ठीक। देन आ जाता है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट एंगेज बोथ द माइंड एंड बॉडी, इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इमोशंस का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग सिचुएशंस को लेके आप अपने एक्सप्रेशंस कैसे देते हो, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो। तो इसके अंदर ये हो सकता है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है, ठीक है। इमोशंस तो आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इमोशंस की बात हो रही है। तो बॉडीली जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, स्वेटिंग आ जाती है। आपको कहीं डर लग रहा है तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपको पसीना आने लग जाता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? इमोशनल इवेंट जो दिमाग में चल रहा है, मतलब आप दिमाग के अंदर आप किसी चीज को लेके डर है। बिहेवियरल मतलब जो आपके चेहरे से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, आप कांपना शुरू कर देते हो। जैसे होता है ना कि भैया
आप जाते हो वहां पर स्टेज पे जाते हो तो वहां पर जाके आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इस तरीके की चीजें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये इमोशंस है, ठीक है जी, ये इमोशंस है, ठीक है। उसके बाद था फंक्शंस। इमोशंस हैं वो अडेप्टिव है, हेल्प टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जिस तरीके का चैलेंजेस होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आज के टाइम पर ईक्यू, इमोशनल कोशेंट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हो। सोशल, फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन, विदाउट इमोशंस आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, विदाउट इमोशन आप किसी के साथ जुड़ नहीं सकते हो। तो आप लोगों को हमेशा इमोशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मोटिवेशन, ड्राइव, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों के इमोशंस पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। अब इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, ये डिटेल में नहीं जाना, बस मोटा मोटा याद रखना है। जेम्स लैंग की थ्योरी है, बोलते हैं इमोशंस रिजल्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट, कि किसी इवेंट को लेके जो हमारे फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडीली जो रिएक्शंस होते हैं वो जेम्स लैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। कैनन बार्ड है, इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर साइमल्टेनियसली। ये क्या बोलता है कि इमोशंस रिजल्ट, ये बोलता है फिजियोलॉजिकल से इमोशन आते हैं, ये बोलता है इमोशन और फिजियोलॉजिकल दोनों सेम पे चलते हैं। सेकेस्टर सिंगर की थ्योरी क्या बोलती है, इमोशंस आर बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल अराउज एंड कॉग्निटिव लिवनिंग। यहाँ पर मतलब हर जगह पे फिजियोलॉजिकल तो आ रहा है, यहाँ पे बोला फिजियोलॉजिकल से इमोशन आ रहे हैं, यहाँ पर बोला इमोशन और फिजियोलॉजिकल इकट्ठे हैं, यहाँ पर बोला फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव इकट्ठे हैं। और इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती है, इवॉल्व टू एड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और ये क्या बोल रहा है कि जो इमोशंस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। ये ओवर द टाइम क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है। टाइप ऑफ इमोशंस, अब कौन से इमोशंस हो सकते हैं, जैसे आपके बेसिक इमोशन है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर और सरप्राइज। प्राइमरी इमोशन है, कॉम्प्लेक्स है गिल्ट, शेम, प्राइड, जेलसी और लव, ठीक है। तो इसमें ना एक बार कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्राइमरी इमोशन है और कौन सा सेकेंडरी इमोशन है, ठीक है। तो उसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा। इमोशंस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजीज, जैसे कॉग्निटिव रिप्रेजल, सप्रेशन, माइंडफुलनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ये कुछ ऐसे टेक्निक है, जैसे मेडिटेशन होता है ना, आप मेडिटेशन करके थ्रू या फिर साइलेंट रह के करते हो, बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आपकी जो सोसाइटी की इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है, वेलबींग बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो हर कोई इंसान क्या करता है, उनको बेवकूफ बनाता है, या समझ रहे हो ना। पॉइंट इज कि जो लोग इमोशनली वीक हैं आज के समय में, हर कोई उनको ट्रिगर करेगा, हर कोई उनसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये वही चीज है। सो अगर आप कुछ इमोशनल रेगुलेशन से, ठीक है, जैसे आप सप्रेशन हुआ मतलब कंट्रोल करना, माइंडफुलनेस है, ग्रेटफुल होना, अगर इस तरीके की चीजें करोगे तो आप अपने इमोशंस को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। वो बोलते हैं ना कि आपका जो दिमाग है वो अगर आपके कंट्रोल में तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप दिमाग के कंट्रोल में हो तो सब कुछ खराब है। यही तो होता है ना कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन कितना है। आप सुबह उठना है, आपको पता है कि यार मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे जैसे ही अलार्म बजेगा तो यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला ये कि तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि सो जाओ और तुम सो गए, तो इसका मतलब तुम दिमाग के काबू में हो। और दूसरा हो सकता है कि तुम अपने दिमाग की बात ना सुन के उठ जाओ, तो इसका मतलब तुमने अपने दिमाग को हरा दिया। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने माइंड पे काबू डालना पड़ता है ना। जैसे बोलते हैं ना मन जीते जग जीत, तो वही चीज है कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझो सब कुछ जीत लिया। देन आ जाता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एक प्रोसेस है वो पूछा जाता है, लाइक द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप की जो परफॉर्मेंस को कौन कौन से पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप है वो अफेक्ट करते हैं। मतलब वो पैटर्न ऑफ रिलेशन, मतलब एक ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है वही ग्रुप डायनामिक्स है, वो ग्रुप के अंदर क्या है वही ग्रुप डायनामिक्स है, राइट। सो इसके अंदर टकमैन का एक मॉडल है, फॉर्मिंग, पहले स्टेज, इनिशियल स्टेज पे ओरिएंटेशन होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। स्टॉर्मिंग है, फिर अब अलग अलग लोग होते हैं तो एक दूसरे में कंफ्लिक्ट होते हैं। नॉर्मिंग है, फिर रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। परफॉर्मिंग है, उसके बाद कोऑपरेटिव वर्किंग होती है। और एग्जॉर्निंग होता है जिसमें डिस्बैंडिंग आफ्टर अचीविंग हो, तो ग्रुप को कर देता है, खत्म कर देता है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस्ट इसकी एग्जांपल कौन सी थी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया मूवी के अंदर आप लोगों ने ये चीज जरूर से देखी होगी, ठीक है, चक दे इंडिया में ये देखा होगा। उसके बाद आता है रोल्स इन ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर कौन कौन से रोल्स होते हैं,
जैसे एक होता है टास्क रोल। टास्क रोल मतलब इनिशिएटर, इंफॉर्मेशन सीकर, ओपिनियन गिवर, एलैबोरेटर और कोऑर्डिनेटर, मतलब वो वाला बंदा जो ग्रुप में काम करवाएगा, वो जो ग्रुप में काम करवाएगा, जिसने काम करवाना है, तो वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सीख करेगा, ओपिनियन देगा, है ना, एलैबोरेटर। देना जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है लोगों का आपस में प्रेम प्यार बना के रखना, उसके लिए एनकरेजर, हार्मोनाइजर, कॉम्प्रोमाइजर, गेट कीपर और स्टैंडर्ड। और देना जाता है इंडिविजुअल रोल्स। इंडिविजुअल रोल्स क्या हो सकते हैं, एग्रेसर, ब्लॉकर, रिकॉग्निशन सीकर, सेल्फ कॉन्स्ट्रेसर और डोन, मतलब ये अलग अलग तरीके के लोग हैं वो होते हैं। जैसे इंडिविजुअल, कुछ लोग ग्रुप के अंदर अपने ही चलाते रहते हैं, तो वो इस तरीके से कितने के बारे में बात करते हैं, इस वजह से। उसके बाद आता है ग्रुप की नॉर्म्स। ग्रुप की नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, शेयर्ड गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर अ बिहेवियर, मतलब एक ग्रुप के अंदर कौन कौन से रूल्स आपने बनाए हुए हैं, वो ग्रुप नॉर्म्स हैं। इससे ग्रुप का सर्वाइवल, प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप के रूल्स क्या हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस, अट्रैक्शन टू द ग्रुप, टास्क कमिटमेंट एंड ग्रुप प्राइड। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि ग्रुप कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ग्रुप कितने बढ़िया तरीके से क्या करता है, काम करता है, जिसके अंदर अट्रैक्शन टू द ग्रुप, टास्क कमिटमेंट, तो इससे हाई सेटिस्फेक्शन मिलती है, परफॉर्मेंस बेटर होती है और कन्फर्मिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इसको बोलते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब ग्रुप कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। देन आ जाता है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब क्या होगा, अ टेंडेंसी टू कोहेसिव ग्रुप्स टू मेक फॉल्टी डिसीजन ड्यू टू प्रेशर फॉर कन्फर्मिटी। टेंडेंसी फॉर कोहेसिव टू मेक फॉल्टी डिसीजन, जब क्या होता है कि जो ग्रुप के लोग होते हैं वो फॉल्टी डिसीजन बना लेते हैं, इस वजह से, क्योंकि भैया वो चाहते हैं कि इस डिसीजन के साथ कंफर्म करें, सारे लोग एग्री करें, तो एग्रीबलनेस लेके आने की वजह से कई बार ग्रुप के जो लोग होते हैं वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इल्यूजन ऑफ इनवल्नेबिलिटी, जिसमें आपको लगता है कि भाई वल्नेबिलिटी तो है ही नहीं है। दूसरा, कलेक्टिव रेशनलिज्म, बिलीफ इन इनहेरेंट मोरालिटी, स्टीरियोटाइप यूज ऑफ आउटग्रुप, सेल्फ सेंसरशिप, इल्यूजन ऑफ इनहैबिलिटी, डायरेक्ट प्रेशर और ऑन डिसेंटर्स। इसका मतलब सिंपल ही है कि आप एक इस तरीके का डिसीजन ले लिया जिसमें आपको लगता है कि सब एग्री करें, अब वो डिसीजन चाहे गलत है, जो गलत है, ठीक है, तो वो इसमें ध्यान से रखना पड़ेगा। दूसरा, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इनकरेज ओपन डिबेट, अपॉइंट अ डेविल्स एडवोकेट और सीक आउटसाइडर ओपिनियन। तो मतलब अगर हम एक ओपन डिबेट करेंगे, एक बाहर से, मतलब एक थर्ड पार्टी को रखेंगे हमारे इश्यूज को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं हम आउटसाइड के ओपिनियंस पे भी रिलाई करेंगे, तो ये जो ग्रुप थिंक की जो प्रॉब्लम है उसको सही किया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, मैं हर यूनिट के आपको साथ ही साथ बताता तो रहता हूँ, अभी क्या बताऊं, बस आप पढ़ते रहो। देखो मैंने रिवीजन कोर्स के अंदर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपको बताओ क्या रह गया, 90% चीजें मैंने रिवीजन कोर्स के अंदर पढ़ा दी हैं। अब जब मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है तो सब कुछ पढ़ लीजिए, आपने PYQs लगाए हैं तो आपको आइडिया है कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जरूरी भी नहीं होता है कि हर बार वो टॉपिक रिपीट होते हैं। NTA पे कुछ भरोसा नहीं कर सकते, अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते कि वो कब क्या कर दे, इसलिए कोशिश करो कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, मॉडल वगैरह, थ्योरी वगैरह, लोगों के नाम वगैरह अच्छे से पढ़ते रहो, याद करते रहो। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, पावर एंड पॉलिटिक्स। व्हाट इज द पावर एंड पॉलिटिक्स, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। पावर मतलब होती है जो आपकी एबिलिटी होती है क्या करने की, दूसरों को कंट्रोल करने की और रिसोर्सेज पे अपना हक जमाने की। तो नॉर्मली जो पावर होती है ना, लेजिटिमेट तो वैसे नहीं होती, क्योंकि जो लेजिटिमेट होती है ना पावर, इसी लेजिटिमेट पावर को ही आप अथॉरिटी बोल देते हो। पावर नॉर्मली, पावर जो होती है नॉर्मली वो क्या होती है, पावर नॉर्मली आपकी पर्सनल होती है। अगर वो लेजिटिमेट पावर है ना तो वो आपकी पोजीशन से आ रही है, तो वो असल में पावर नहीं रह जाती, वो अथॉरिटी बन जाती है। जाना जाती है रिवॉर्ड पावर, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड पावर का मतलब है कि अगर आपके पास पावर है रिवॉर्ड देने की, पुनिशमेंट देने की, समझ रहे हो ना, वो क्या बोल देते हो, वो आप लोगों की रिवॉर्ड पावर हो जाएगी। कोर्सिव पावर का मतलब होता है जब आप किसी को पुनिशमेंट देंगे, कोर्सिव समझ रहे हो ना, किसी को फोर्स करके कोई काम करवाना चाहते हो, व्हेन यू यूज द फोर्स यूज करते हो उस चीज का। देन आ जाता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट का मतलब जब अपनी नॉलेज स्किल और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हो, और आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया वो रेफरेंट पावर से पूछा गया है। पर्सनल ट्रेट और रिलेशनशिप, जहां पर आपके पर्सनल ट्रेट्स ऐसे हैं या आपके रिलेशनशिप ऐसे हैं कि आपकी पर्सनल ट्रेड के बेसिस पे आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आपके पास पर्सनल लेवल पे इस तरीके के इन्फ्लुएंस हैं कि आप दूसरों के बिहेवियर को क्या कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो। उसको रेफरेंट पावर बोल दिया जाता है, रेफरेंट पावर बोल दिया जाता है। क्लियर है? अब पावर कहां कहां से आ सकती है, देखो पहली बात तो वही अथॉरिटी से आ सकती है।
रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस है और सोशल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंट पावर होती है ना, इसके अंदर दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है पर्सनल इन्फ्लुएंस और दूसरा आ जाता है सोशल नेटवर्क। एक कौन सा आ जाता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस आ जाता है और दूसरा कौन सा आ जाता है, सोशल नेटवर्क, जहां पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवीजन नहीं है, बस ये होता है कि नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी पावर है ना, वो आपकी पोजीशन की वजह से नहीं आ रही, पावर आप पर्सनल रीजन की वजह से यूज कर रहे हो, या आपके पास पावर आई ही इस वजह से है क्योंकि आपने पर्सनल लेवल पे कुछ किया। अब आता पॉलिटिक्स, पावर को इस्तेमाल करने को पॉलिटिक्स बोल दिया जाता है, पावर को इस्तेमाल करने को ही पॉलिटिक्स बोला जाता है। लिखा हुआ ना, एक्टिविटीज अंडरटेकन टू एक्वायर, डेवलप एंड यूज पावर एंड अदर रिसोर्सेज टू ऑब्टेन डिजायर आउटकम। मतलब जब आप अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो, जब आप अपने काम को निकलवाने के लिए क्या कर रहे हो, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिक्स। जब आप अपने काम को निकलवाने के लिए, जब आप काम निकलवाना चाहते हो और काम निकलवाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो, तो ये होता है पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिक्स में पावर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने कोई ना कोई मूवी देखी होगी, पहला बिल्डिंग अलायंस, फॉर्मिंग कोएलिशन टू इंक्रीज पावर। अभी ये देखो भाई भारत के अंदर तो यही हो रहा है ना, मतलब भारत के अंदर कोई सिंगल पार्टी तो है नहीं जो अपने दम पे कोई भी सरकार बना सके, ठीक है। ना वो बीजेपी है, ना वो कांग्रेस है, ना वो आम आदमी पार्टी है। तो सरकारें कैसे बन रही हैं, 15-20 पार्टीज इकट्ठी होती हैं, ठीक है। 30 पार्टीज बीजेपी के साथ है, 30-35 पार्टीज हैं वो कांग्रेस के साथ है, तो एक अलायंस बन जाता है ताकि पावर को ज्यादा दिखाया जा सके, ज्यादा पावर दिखाया जा सके। देन आ जाता है यूजिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली, और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको, जैसे कई बार होता है लीक हो जाती, चीजें उनके पास होती हैं, टाइम पे आके लीक करवा दी जाती हैं, तो वो चीजें। देन आ जाता है मैनेजिंग इंप्रेशंस, क्रिएटिंग ए फेवरेबल इमेज। अब ये तो देखो पॉलिटिक्स में ये सब चीजें ना आप लोगों ने अभी इसी टाइम पे पॉलिटिक्स में देखी होंगी, जो भारत के अंदर अभी इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर आपने ये सारी चीजें होती देखी होंगी। नेटवर्क है, इन्फ्लुएंस। अभी देखो ये अपने नेटवर्क बनाते हैं आजकल, तो देखो सारे यूट्यूबर हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को, भैया वो फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो ढिमकाने को। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जब यूट्यूब इतना ज्यादा नहीं था, मतलब था, आपने कभी देखा था कि लोग यूट्यूब का सहारा लेंगे अपने ओपिनियन को दिखाने के लिए, पार्टीज के अगेंस्ट या पार्टीज के खिलाफ। अरे अकाउंट्स की पीडीएफ डाल दी है बेटा, कल ही डाल दी। पॉलिटिकल टैक्टिक्स अपवर्ड्स की, सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द हाई अथॉरिटी से कोएलिशन फॉर्मेशन, ये तो हो गया आप लोगों का। प्रेशर टैक्टिक्स, डिमांड, थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, अभी देखा होगा आप लोगों ने। अभी जैसे अगर सपोज करो इंडिया अलायंस है, अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं, सोचो इंडिया अलायंस वाले क्या कोशिश कर रहे होंगे, वो अपने एमपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि जो बीजेपी के पास एमपी है वो कम हो जाए, या वो अपने पास अगर नहीं भी होते हैं तो वो पावर, जैसे भी देखा होगा, आई थिंक उनको 234 एमपी उनके जीते थे, अभी 3 उन्होंने यहाँ वहां से फिर इकट्ठे कर लिए, इसी तरीके से बीजेपी वाले कर लेंगे। समझ रहे हो ना, जो थिंग इज कि ये सब चीजें हमारे जब बोलते हैं ना इसका हिस्सा है, ये क्या है, इसका हिस्सा है जो लगातार चलता रहता है। तो इसमें फॉर डिमांड, थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, अभी नॉर्मली आप क्या देखते हो, वोटिंग से पहले, इलेक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले आप लोग नॉर्मल देखते हो क्या होता है, इलेक्शन से 1 महीने पहले लोग अपनी पार्टी बदल लेते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी। क्यों होता है, तो यही चीज है, इसी का इस्तेमाल होता है। देन आ जाता है एक्सचेंज, ये लिखा हुआ ना, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट की, भैया हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमें ये रिसोर्सेज दे दो, तुम पैसा दे दो। कोलैटरल बॉन्ड आप लोगों ने सुना, ये सॉरी कौन सा बॉन्ड था, वो कौन से बॉन्ड का अभी जो बड़ा चल रहा था, तो मेरे को दिमाग से निकल गया यार, पढ़ा के दिमाग खराब हो गया। अभी ये बहुत बड़ा एक स्कैम जो चल रहा था, रैशनल परसुएशन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और इंस्पिरेशनल अपील टू वैल्यू, इमोशंस और बिलीफ, ठीक है। तो वो टैक्टिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे तरीके। इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड बोल, इलेक्टोरल बॉन्ड। देखो ये सरकारें करेंगी, देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो अब इसमें आप कुछ भी ढूंढने चले जाओ, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कि सर ये वो
अभी हुआ था कि अवार्ड दिए गए थे, ये जो यूट्यूबर्स को अवार्ड दिए गए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या था, वो चाहे वो अवार्ड सही थे या गलत थे, वो क्या था? अल्टीमेटली क्यों दिए गए थे अवार्ड? अल्टीमेटली ये दिए गए थे कि हमने क्रिएटर्स को पावर दिया कि हम उनको अवार्ड देंगे। अब इससे क्या आ जाता है, इससे सरकार के प्रति क्रिएटर्स के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जाती है, तो वो भी क्या सोचेंगे कि भैया हमें भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कल को हमें भी क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। द पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो अच्छे काम को इस तरीके से कर रहे हैं कि वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से लोगों तक स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आप मतलब ये स्ट्रेटेजीज होती है, यही तो पॉलिटिक्स है ना, यही तो टैक्टिक्स है। मैं चलो आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, पॉलिटिक्स का पूरा सार क्या है समझाता हूं। पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, जर्मन शेफर्ड आपसे बोलता, तो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। अब देखो, अब आप उसको जर्मन शेफर्ड बोल रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि वो सही है या गलत है। इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नफरत नजर आ रही है ना। आप उसका नाम भी लिख सकते हो, आप उसकी बातों को काउंटर भी कर सकते हो। द पॉइंट यही है, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो ना, तो दूसरों को नफरत करना शुरू कर देते। तो पॉइंट ये है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। क्लास में बहुत बार पॉलिटिक्स की बातें होने लग जाती है। मैं आपको पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी कि भैया जो भी बंदा बोल रहा है ना, उसको फेलेसियस तरीके से टैग मत करो कि भैया ये वाला बंदा तो यहाँ पे बैठा नहीं। आप लॉजिकल रीजनिंग में क्या सिखाया जाता है कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को लॉजिकल तरीके से बताओ। द पॉइंट इज वो नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। एक बंदा था, वो पॉलिटिशियन था, उसका बेटा 10-12 साल का हो गया, तो वो अपने बाप को पॉलिटिक्स में जाते देखता था कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो एकदम उसने 12-13 साल की उम्र में अपने बाप को बोला कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है। बोला अच्छा। बोला तेरे को पॉलिटिक्स का क्या पता है? बोला मुझे ना पॉलिटिक्स की सब नॉलेज है। उसका बाप बोला अच्छा, बढ़िया बात है। तो बोला चल अच्छा ऐसा कर, मैं तेरे को पॉलिटिक्स में लेके जाऊंगा। ठीक है। बोला ऐसा कर, पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि तू सच में पॉलिटिशियन बन सकता है या नहीं। बोला ठीक है, बताओ क्या करना है। तो वो बोला अपने बेटे को पूछा, चला गया। उसे बोलते हैं कि ऐसे कर, छलांग लगा। अब बेटा डर रहा है, बोला छलांग क्यों लगा दूं, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोला मैं खड़ा हूं ना, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। बोला ठीक है। बच्चे ने छलांग लगा दी, उसका बाप पीछे हो गया, बच्चे के दोनों पैर टूट गए। उसने बोला पॉलिटिक्स में जाएगा? बोला समझ नहीं आ रहा, आपने ये क्यों करवाया? बोला पॉलिटिक्स का पहला रूल ही है कि अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना। समझ रहे हो ना। सो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें से हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें से हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इस वजह से आप अपने करियर पे भरोसा करो, पॉलिटिक्स से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इन द एंड रिजल्ट ये, इन द एंड ये। ठीक है जी। अब इसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए ना, इस कहानी को याद कर लेना कि पॉलिटिशियंस क्या क्या कर सकते हैं। तो छोड़ो इस चीज को। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है, नॉर्मली इसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो होते नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है उसके नेगेटिव आउटकम्स ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना पॉलिटिक्स की जाती है कि भैया फलाने के खिलाफ भड़का दिया 4 लोगों ने इकट्ठे करके, तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। सो कन्फ्लिक्ट, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट क्या मतलब? अ प्रोसेस इन विच वन पार्टी परसीव दैट इट्स इंटरेस्ट आर बीइंग opposed or negatively affected by the another party। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? दो लोगों के बीच में झगड़ा। झगड़े का मतलब क्या हुआ कि भैया एक पार्टी को यह लगता है कि हम किसी दूसरी पार्टी को, मतलब दूसरी पार्टी हमारे राइट्स को क्या कर रही है, खराब कर रही है, या वो हमें मिलना चाहिए। कन्फ्लिक्ट का मतलब सिंपल झगड़ा हुआ, सिंपल झगड़ा है। तो सिंपल झगड़ा है तो उसको बोल देते हैं कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट देखो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। टास्क कन्फ्लिक्ट देखो, कहीं पर भी जब भी आप एक ग्रुप की बात करोगे, जहां पर भी आप लीडरशिप की बात करोगे, दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, टास्क होता है, और एक रिलेशनशिप होता है। मैंने आपको लीडरशिप में भी समझाया था। 2 पॉइंट्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, टास्क और लीडरशिप। अब टास्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टास्क? टास्क का मतलब होता है जो काम ओरिएंटेड होता है, मतलब जिसमें फोकस होता है किस पे, जो काम किया जाएगा, जो फोकस होगा काम किया जाएगा। देन आ जाता है रिलेशनशिप, जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो भाई रिलेशनशिप है वो भी अच्छे से बिल्ड होने चाहिए। और एक बंदा
अच्छा लीडर तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखेगा। सो डिसएग्रीमेंट अबाउट द कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। टास्क कंफ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, जब लोग काम को लेके डिसएग्री कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और दूसरा क्या हो सकता है, रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, पर्सनल इनकैपेबिलिटी क्रिएटिंग टेंशन एंड एनिमोसिटी। इसका मतलब रिलेशनशिप है, किसी के साथ कोई इशू चल रहा है या पर्सनल लेवल पे। तीसरा हो सकता है प्रेस, डिसएग्रीमेंट ओवर हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। वो जो काम किया जा रहा है, होता है ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस को अप्लाई किया गया है, आधे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं कि यार ये प्रोसेस तो गलत है, समझ रहे हो ना। तो ये नॉर्मली पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज कहां से होते हैं, इन कन्फ्लिक्ट्स का जन्म कहां से होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज कम है, टास्क है वो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे जगह पे आ रहा है, अथॉरिटीज के साथ रिलेशनशिप, या फिर पर्सनल फैक्टर्स हैं। अब ग्रुप है, ग्रुप को कंट्रोल करना सबसे बड़ी दिक्कत क्यों हो जाती है, व्हाट इज द बिगेस्ट इशू विद द ग्रुप। ग्रुप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ग्रुप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, डाइवर्सिटी। अलग अलग तरीके के लोग ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन गेम क्या है, एम क्या है, एम एक है। तो जब तक सारे लोग मिलकर उस एम के लिए काम नहीं करेंगे तब तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच है, अब अगर 10 प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं और 11वां प्लेयर उनके अगेंस्ट खेल रहा है, तो हो सकता है उनकी टीम हार जाए। यस और नो, पॉसिबल है या नहीं। तो इस वजह से ये जो पर्सनल फैक्टर होते हैं, इसमें जैसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स हो गए, या वैल्यू डिफरेंस है, या बंदा पर्सनल लेवल पे खुद ही कुछ करना नहीं चाहता, तो वो चीज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी, सब बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हटाया जा सकता है। सबसे पहले तो अवॉइडिंग, इग्नोरिंग और विथड्रॉइंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाओ, आप उस झगड़े का हिस्सा ही ना बनो। बोला भैया हमें इस झगड़े से लेना देना नहीं, अवॉइड कर दें, पहली बात। दूसरा हो सकता है अकोमोडेट, गिविंग इट टू अदर पार्टीज डिमांड। अकोमोडेट का मतलब क्या हुआ, गिविंग इट टू द अदर पार्टीज डिमांड, गिव अप कर दिया आपने। अकोमोडेट करने का मतलब गिविंग इन टू द अदर पार्टीज डिमांड, कि भैया ठीक है मान लिया तुम्हारी बात। देन आ जाता है कंपीटिंग, असर्टिवली परसुइंग वंस ओन इंटरेस्ट, लड़ाई करनी, कंपीट करना, भैया वो तुम बोले 4 बातें तुम बोलोगे, 4 बातें हम बोलेंगे। देन आ जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड का मतलब वही जो आपकी एक ऐसा तरीका जिसके अंदर दोनों पार्टीज को कुछ कुछ मिलेगा और दोनों पार्टीज कुछ कुछ गिव अप करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करवा देना। और देन आ जाता है हमारे पास कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी का नुकसान नहीं होगा, दे विल वर्क टुगेदर टू फाइंड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन। तो जहां पर क्या होंगे, लोग मिलके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। क्लियर है जी। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेगोशिएशन, डायरेक्ट डिस्कशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। भाई इकट्ठा बुला, नेगोशिएट करने का मतलब जैसे बार्गेनिंग होता है तो रिजॉल्व। मीडिएशन, अब मीडिएशन आपको पता है थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जिसको बुलाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, उसको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है कि भैया आओ हमारे मैटर को सुलझाओ। और आर्बिट्रेशन क्या होता है, थर्ड पार्टी टू मेक अ बाइंडिंग डिसीजन। अब ये जो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन मीडिएशन के केस में बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। यहां पर बाइंडिंग नहीं होता डिसीजन, लेकिन वहां पर जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, वहां पर डिसीजन हमेशा बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लीगल तरीका यूज किया जा रहा है, कोर्ट मतलब थर्ड पार्टी को लेके आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेशन आर सिमिलर। नो, कॉम्प्रोमाइज में गिव अप करते हैं, कॉम्प्रोमाइज में दोनों पार्टीज को कुछ गिव अप करना पड़ता है, कोलैबोरेशन में कोई गिव अप नहीं करेगा। कोलैबोरेशन में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। देन आ जाता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कैसे करवाई जाती है, अ डायलॉग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज एम्ड एट रीचिंग अ कंसेंसस और रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। दो पार्टीज के बीच में एक झगड़ा हो गया है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब ये नेगोशिएशन और बार्गेनिंग को एक ही तरीके से कंसीडर करते हैं। ऐसा इनको इनके अंदर टेक्निकली तो ये डिफरेंट हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। टेक्निकली चाहे इनके अंदर डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मली आप अपने हिसाब से अगर देखोगे तो ये दोनों एक ही तरीके की हैं। तो ये देखा पढ़ा ना पहले भी, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कौन सी थी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हार जाएगी। वन पार्टी विल विन एंड द अदर पार्टी विल लॉस। एक पार्टी है उसको फायदा होगा, दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरा आ जाता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, सीक्स वन और मोर सेटलमेंट दैट कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कौन सी होती थी, एक ऐसी बार्गेनिंग जिसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होगा, जिसके अंदर किसी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, दोनों का ही फायदा होगा, तो दोनों पार्टी से विन विन, ये वाला कोलैबोरेटिव हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव हो जाएगा। स्टेप्स इन नेगोशिएशन प्रोसेस, अब ये वही स्टेप्स हैं जो आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग में पढ़े हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेपरेशन और प्लानिंग करेंगे, गोल्स को डिफाइन करेंगे, अदर पार्टीज की पोजीशन को देखेंगे और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देन डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, उसके बाद रूल्स बनाए जाएंगे, फिर क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसके बाद फिर देन बार्गेन किया जाएगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और क्लोजर और इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें यह भी होता है कि यहां पर जो आपने डिसीजन ले लिया ना, समझ रहे हो ना, इस जगह पर आके जो भी आप डिसीजन ले लेते हो, इस जगह पर आके आप जो भी डिसीजन ले लेते हो, फिर वो डिसीजन क्या हो जाता है, एक तरीके से बाध्य हो जाता है, मतलब बाइंडिंग हो जाता है। उस डिसीजन को आपको मानना ही पड़ता है, उस डिसीजन को आपको मानना ही पड़ता है। दैट इज मैंडेटरी टू फॉलो, क्योंकि मिले इसी वजह से एक सोल्यूशन पे पहुंचने। अब जब सोल्यूशन के साथ एग्री कर गए तो फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आप बाद में बोलो कि नहीं हम इस चीज के साथ एग्री नहीं कर रहे। अब नेगोशिएशन के लिए क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले होता है बटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटिव एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग योर बेस्ट अल्टरनेटिव इफ नेगोशिएशन फेल। बटना का मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएशन एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग योर बेस्ट अल्टरनेटिव इफ द नेगोशिएशन फेल। कि भैया पहले तो हम ये सोच के जा रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटिस्टिक क्या बोल सकते हो, डिसीजन बोल सकते हो कि आप गए, आपको लगा कि ये होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास और कौन सा अल्टरनेटिव है, समझ रहे हो ना। इफ नेगोशिएशन फेल, कि अगर नेगोशिएशन फेल होती है उसके बाद हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। दूसरा होता है एंकरिंग, सेटिंग अ रेफरेंस पॉइंट अराउंड विच नेगोशिएशन विल रिजॉल्व। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि उन सेंट्रल पॉइंट्स पे अटके रहना, उन सेंट्रल पॉइंट्स पे बने रहना जिसके इर्द गिर्द वो आपकी नेगोशिएशन घूम रही है। कंसेशन, मेकिंग अ ट्रेड ऑफ एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कंसेशन तो आप समझ रहे हो कि ठीक है यार, कुछ हम गिव अप कर देते हैं, कुछ तुम गिव अप कर दो, कुछ आप गिव अप कर दो, कुछ हम गिव अप कर देते हैं। देन आ जाता है फ्रेमिंग, नेगोशिएशन टर्म इन द वे दैट इज एडवांटेजियस। फ्रेमिंग का मतलब पता है क्या होता है कि आप ना जो नेगोशिएशन की टर्म्स है ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, जिससे देखने को लगता है कि यार ये तो बहुत सही लग रहा है। प्रेजेंटिंग द नेगोशिएशन टर्म्स इन अ वे दैट दे फील एडवांटेजियस, मतलब एडवांटेज फील हो रहा है आप लोगों को, इन दोनों पार्टीज को। एक्टिव लिसनिंग है, पेइंग अटेंशन टू एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने बात करना था। बटना मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, दूसरा एंकरिंग है, रेफरेंस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पे, कंसेशन है जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हो, फ्रेमिंग के अंदर आप नेगोशिएशन टर्म्स को इस तरीके से फ्रेम करते हो तो आपको फायदा नजर आता है, और एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे पार्टी के पर्सपेक्टिव को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, ठीक है। के अंदर या पर्सनल लाइफ में भैया भयंकर तरीके का स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब ये सबसे इजी टॉपिक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट में दोनों से सवाल पूछा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पर्सनल लाइफ में भैया भयंकर तरीके का स्ट्रेस है। कौन सी टेक्निक्स और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस टू इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग। देखो, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, ठीक है, आप स्ट्रेस से हो तो स्ट्रेस से टेंशन, टेंशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो ये स्ट्रेस से ही शुरू होता है, ठीक है, मतलब पहले स्ट्रेस रहता है, फिर वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, टेंशन बहुत लंबे समय तक रहेगी तो फिर वो आपका डिप्रेशन बन जाता है, और डिप्रेशन जब फिर बंदा डिप्रेशन में जाता है तो उसके बाद तो आप समझ सकते हो कि कौन सी दिक्कत हो सकती है। कहां से स्ट्रेस आ सकता है, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट से ही, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पोल्यूशन है, क्राउड है, भीड़ भाड़ है, ऑर्गेनाइजेशन काम का लोड है, रोल कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रोल नहीं है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, देन पर्सनल फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न हो सकते हैं। ये मैंने देखा होगा कि अपने जिंदगी के अंदर आप लोगों को अलग अलग तरीके के स्ट्रेस है वो देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस कहां से होता है, जैसे फिजिकली, मतलब आपके सर में दर्द है, आपको हर टाइम कमजोर फील होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी है, आपको नींद नहीं आती है, इमोशनल है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग होते हैं बार बार, बिहेवियर है आपकी जो चेंज है, ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है, सब्सटेंस अब्यूज हो जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है और विथड्रॉल होता है। ये सब छोटे छोटे रीजन है, समझ लो ना। अगर आपको भी इन चीजों में से कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई दिक्कत है, तो लगता है यार इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कौन कौन से फोकस पे होना चाहिए। जैसे पहले प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, एड्रेसिंग द कॉज ऑफ स्ट्रेस डायरेक्टली, टाइम मैनेजमेंट, टास्क को प्रायोरिटाइज करोगे टाइम, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन टू स्ट्रेस। मतलब सबसे पहले तो आपको देखो, अगर आपने अपना टाइम मैनेज करना सीख लिया, जैसे मैं कल क्या करने वाला हूं उसकी प्लानिंग मुझे आज ही करनी चाहिए, कल मेरा दिन कैसा होगा उसको मैं आज ही डिसाइड करूंगा, रात को डिसाइड करके सोऊंगा,
मुझे कल कपड़े कौन से पहने हैं मैं रात निकाल के रखूंगा, मुझे कल कौन सा काम करना है उसको मैं लिख के रखूंगा, मुझे कल अपने ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजों की जरूरत है उसको मैं रख के रखूंगा, मैं अपने ऑफिस की साफ सफाई भी आज ही कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है जी। ये दूसरा हो सकता है इमोशनल बेस्ड फोकस्ड रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव जो मसल रिलैक्सेशन होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, नेगेटिव चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, सेम एनर्जी आप लोगों की रिलीज होती है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, पहला आपकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो तरीके की आप लोगों की थिंकिंग होती है। चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो चाहे नेगेटिव सोच रहे हो, सेम एनर्जी जा रही है। तो आप पॉजिटिव ही सोच लो, नेगेटिव क्यों सोचना है। माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स। अब ये जो माइंडफुलनेस है ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं लोग, वैसे जर्नलिंग करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है। मतलब आज अगर आप Amazon पे जाके ना सर्च करोगे ना माइंडफुलनेस जर्नल या फिर डेली जर्नल, डेली टू डू लिस्ट, बहुत सारी आपको ना ऐसी डायरीज मिल जाएंगी जो कि आपके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिसके अंदर हर चीज है। आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी वाटर इनटेक को ट्रैक कर सकते हो, आप अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हो, आप अपने मूड को ट्रैक कर सकते हो। इस तरीके का एक ना ट्रैकर या एक ऐसा ना जर्नल आप लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम ना चीजों को लिखते नहीं है। जिन लोगों को लिखने की आदत है ना, हम ज्यादातर किस चीज पे रिलाई करते हैं, फोन पे। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं भी नहीं रिलाई करता, मैं भी बहुत सारी चीजों के लिए फोन पे रिलाई करता हूं, लेकिन द पॉइंट इज जो चीज आप अगर कॉपी पेन पे करोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। फिजिकल एक्टिविटी है तो देखो, अगर स्ट्रेस है तो भैया रेगुलर एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो दिन में 10,000 स्टेप्स ही ले लो, या फिर रस्सी कूद लो, कुछ भी 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। देन हो सकता है सोशल सपोर्ट, हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स। आपको पता है एक वो क्या बोलते हैं, सुसाइड प्रोटेक्शन करके ऐसी सोसाइटी बनी हुई है भारत के अंदर है, और उसका एक वो भी है, उनका एक कॉलिंग नंबर भी है। मतलब अगर किसी को जैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो अगर उससे कुछ और नहीं होता ना, तो वो उस पर्टिकुलर नंबर को मिलाएंगी, तो उस नंबर पे जो सामने वाला बंदा बैठा होगा उसकी काउंसलिंग करेगा। क्योंकि देखो जो थॉट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं। तो थॉट्स हैं वो आपसे अच्छा बुरा आपके थॉट्स ही करवाते हैं। वो थॉट को अगर आप कंट्रोल करके, जैसे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, अगर उस टाइम पे आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो फिर जिंदगी है। और अगर नहीं कंट्रोल, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? व्हाई? बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर थॉट्स। उनका दिमाग उनको बार बार ये बोल रहा है कि सुसाइड कर, सुसाइड कर, सुसाइड कर, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर उसको कंट्रोल कर ले तो वो सिचुएशन से बाहर आ जाए। राइट? सो प्रोफेशनल हेल्थ, थेरेपी, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इस तरीके की काफी सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा, जॉब डिजाइन आपके हिसाब से होगी, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम होंगे, और वर्क लाइफ बैलेंस होगा, ऑफरिंग रिसोर्सेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं खुद आपको बताता हूं, जब मैं वीडियो स्लो है क्या गेमिंग मैंने अच्छी वीडियो तो अपने दूसरे पास तो डाली सोशल मीडिया पे आपको बढ़ना है नहीं होगा, वो मेरी बात बढ़ेंगे वो पता पर मुझे तेरी देख रही हूँ तो तू बढ़े फिर तेरी वीडियो चल रही है, 2 वीडियो चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। थोड़ा सा रह गया ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, ये आपका इसमें एक ही मॉडल है जो आपसे पूछा जाता है। द सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कल्चर है। कल्चर क्या है? कल्चर किससे मिलकर बनता है? कल्चर मिलकर बनता है वैल्यू से, बिलीफ से, नॉर्म से, प्रैक्टिसेस, जिससे जो कैरेक्टराइज हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, कोर वैल्यूज होती हैं। दूसरा नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स अबाउट एक्सेप्टेंस बिहेवियर। नॉर्म्स का मतलब ये देखो अनरिटन होते हैं, आर्टिफैक्ट का मतलब विजिबल टेंजिबल एस्पेक्ट्स है, जैसे ड्रेस कोड हुआ, ऑफिस लेआउट हुआ, रिचुअल्स होते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज और सेरेमनीज होती हैं। जैसे आईटी सेक्टर में अगर ये भैया वो ना हो, आईटी सेक्टर के अंदर ये इस तरीके की एक्टिविटी ना हो ना, तो लोग आधे तो टेंशन से ही मर जाए। देन आ जाता है रिचुअल्स, ये हो गया सिंबल्स, एक्शंस दैट रिप्रेजेंट कल्चरल वैल्यूज, लैंग्वेज, डायग्राम, स्लैंग और कम्युनिकेशन स्टाइल यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिफैक्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल, हर ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। एक सेकंड, वीडियो भी सही है, अभी तो हो गया सही। ठीक है, तो ये कल्चर को बनाते हैं। अब कल्चर की टाइप्स होती हैं, जैसा होता है क्लैन कल्चर, एडोक्रेसी, देन आ जाता है मार्केट कल्चर और हायरार्किकल कल्चर। अब इसमें क्या है? सबसे पहला होता है क्लैन। क्लैन का मतलब क्या होता है? क्लैन का मतलब होता है फैमिली। क्लैन का मतलब क्या होता है? फैमिली। तो क्लैन का मतलब फैमिली लाइफ विद फोकस ऑन मेंटेनिंग, नर्चरिंग और पार्टिसिपेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का कल्चर भी यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर फैमिली की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है। देन आ जाता है एडवोकेसी, मतलब डायनामिक्स और एंटरप्रेन्योरियल, जहां पर इनोवेशन और इसकी बात करते हैं। मार्केट का मतलब मार्केट में रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जहां पर मार्केट में क्या चलेगा? कंपटीशन चलेगा, अचीवमेंट चलेगी और काम को निपटाने की बात होगी। और हायरार्की का मतलब होता है जहां पर स्ट्रक्चर, कंट्रोल विद फोकस ऑन एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड डूइंग थिंग्स राइट। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है
यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये चारों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं ये किस तरीके से होते हैं। जैसे सपोज करो एक क्लैन एडोक्रेसी मार्केट और हायरार्की का लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे इनके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो अगर दूसरी साइड पे इनके फीचर्स लिखे हुए हैं तो 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन रहा है। जानिए तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, आई थिंक ये तो हमने पढ़ लिया था वैसे एचआरएम में, बट चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। अ प्लान सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस थ्रू इंटरवेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, स्ट्रक्चर और कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसके अंदर कुछ इंटरवेंशंस करनी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको हम एनहांस करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और कहीं ना कहीं जो इनोवेशन है और अडेप्टेबिलिटी है वो भी आप लोगों की आती है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज टू हेल्प एम्प्लॉय एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस चेंज इन देयर करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हमें लगता है ना कि हमें एनवायरनमेंट में या बिजनेस के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या होता है। देन इंटरवेंशन, एक्शन डिजाइन टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, और फिर कुछ बीच में इंटरवेंशन होती है, ठीक है, आगे इंटरवेंशंस पढ़ेंगे। जिन इंटरवेंशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जिन इंटरवेंशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमें टीम बिल्ड कर देनी चाहिए ना, इस तरीके से। जैसे सबसे पहला जाता है टीम बिल्डिंग, एक्टिविटीज एम्ड टू इंप्रूविंग टीम फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। अब टीम के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए हम टीम बिल्डिंग करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है, प्रोग्राम्स टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, और प्रोसेस कंसल्टेशन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव इंटरनल प्रोसेसेस। क्योंकि जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं मतलब वो भी क्या करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज तो भैया कमेंट सेक्शन में सारे डक्टे बैठे हुए हैं ना, थेरेपिस्ट ही लगते हैं मुझे सारे के सारे। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है, ठीक है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर था उसको टॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे, टॉल स्ट्रक्चर उसको फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिफाइनिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव दैट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम ये देखते हैं कि भैया लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जो गोल्स और एम्स हैं वो क्या हैं और उनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है और उनको अचीव करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अप्रोचेस, अब जैसे एक्शन रिसर्च आ जाता है। एक्शन रिसर्च तो पता ही है, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डायग्नोसिंग, प्लानिंग, एक्शन और इवैल्यूएशन। देन आ जाता है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड लिवरेजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सही कर रही है। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, क्रिएटिंग अ कल्चर दैट एनकरेज कंटीन्यूअस लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग। कि भैया कंटीन्यूअस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, लर्निंग होगी, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। देन लास्ट में आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब क्या होगा कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, मतलब करंट से फ्यूचर की डिजायर्ड चेंज तक हम जाना चाहते हैं तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजों पे चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के चेंज हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक चेंज हो सकता है, चेंज इन ओवरऑल स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के रोल हायरार्की वगैरह को चेंज करना। देन हो सकता है आप लोगों का टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल का मतलब आप कोई नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर दे रहे हो, पीपल सेंट्रिक चेंज है, लोगों के बिहेवियर पे, लोगों के कल्चर पे या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे, ट्रेनिंग पे भी किया जा सकता है। क्लियर है, ये हो गया। अब चेंज के मॉडल्स हैं। कट 11 का मॉडल सबसे सिंपल मॉडल है। कट 11 का चेंज, पहले अनफ्रीज किया जाओगे, फिर चेंज करोगे, फिर रीफ्रीज करोगे ना। पुरानी बातें हैं उसको हटाया जाएगा, फिर उनको नई में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर नई को रीफ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बार आपके पेपर में भी पूछा गया। देन आ जाता है क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। अब ये एक नया मॉडल है, मैनेजमेंट के बच्चों को तो मैंने आई थिंक पढ़ाया था पिछली क्लास में, कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ लीजिए। क्वार्टर का 8 स्टेप अर्जेंसी मॉडल है, जिसके अंदर पहले क्या करते हैं, हम एक अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी बताते हैं। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताते हैं कि भैया हमें जरूरत है इस चेंज की, वी एक्चुअली नीड दिस चेंज, हमें इस चेंज की बहुत भयंकर जरूरत है, हमें इस चेंज की बहुत ही भयंकर जरूरत है। देन फिर उसके लिए आप लोगों को इकट्ठा करते हो, कोऑर्डिनेशन का मतलब ग्रुप बनाते हो, ग्रुप के बाद फिर आप अपना विजन बनाते हो, उस विजन को कम्युनिकेट कर देते हो, दूसरों को काम करने के लिए बोलते हो, फिर प्लान ऑफ शॉर्ट टर्म विंस, कंसोलिडेशन इंप्रूवमेंट, और देन आ जाता है न्यू अप्रोचेस इन द कल्चर। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं, हो सकता है यहां से एक सवाल बन जाए। तो पहले क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, लोगों के अंदर एक ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी है कि आपको ये काम करना है फ्रॉम अ पावरफुल गाइडिंग कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद आप लोगों को इकट्ठा करते हो, लोगों का ग्रुप बनाते हो कि हमें आना है इसमें। देन आ जाता है क्रिएट अ विजन फॉर चेंज, कम्युनिकेट द विजन, एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन, प्लान एंड क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस एंड कंसोलिडेट इंप्रूवमेंट एंड प्रोड्यूस मोर चेंजेस। उसके बाद आ जाता है एडकर का मॉडल। अब एडकर का मॉडल तो सिंपल है बेटा, अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी और इन्फोर्समेंट। अब इसके अंदर ही ADKAR अवेयर करोगे, फिर डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी और इन्फोर्समेंट। ये बिल्कुल ना आपका एडवर्टाइजिंग के मॉडल की तरह है, ये बिल्कुल आपके एडवर्टाइजिंग के मॉडल की तरह है। लेकिन देन एक इशू आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। लोग चेंज क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ चेंज किया तो अनवांटेड चीजें आ जाएंगी, कंट्रोल चला जाएगा, बैड टाइमिंग, हैबिट, इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन टू चेंज हो सकता है। और इन रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो दूसरा पार्टिसिपेशन करवाएंगे लोगों को, फिर किया जा सकता है, सपोर्ट करेंगे, लीडरशिप हेल्प करेगा, नेगोशिएशन और क्वेश्चन। कई बार चेंज को लेकर आने के लिए आप लोगों को प्रेशर भी डालना पड़ता है, फोर्स भी करना पड़ता है। सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे। इस यूनिट में से सवाल बिल्कुल इजी, सिर्फ बेसिक सवाल आते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि इसके सवाल हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसके सारे सवाल हैं वो आपके बन जाने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेस की। जब आप इतना स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हो तो हम भी थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि ये स्ट्रेस है, ये क्या है, क्यों आता है और इसको कैसे हटाया जा सकता है। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-4-5 मिनट में आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी बात बता के टेंशन है उससे उसका सोल्यूशन है।
आप लोगों को इस टाइम पे किसका स्ट्रेस है? आप लोगों को स्ट्रेस ये है कि 4-5 दिन के बाद एग्जाम है, एग्जाम में दूंगा तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, आसान आएगा, यही स्ट्रेस है ना। मतलब स्ट्रेस क्या है आप लोगों का? आपकी टेंशन क्या है? बाकी घर में कोई प्रॉब्लम, वो मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। द पॉइंट इज कि इस टाइम पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पे सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो किसका है? वो पढ़ाई का है। आप पे सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो किस चीज का है? वो एग्जाम को लेके है। भैया इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं, क्या हम उसको अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ। तुम्हारे पास दो सिचुएशन है, तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन वो है कि जब तुम स्ट्रेस में रहते हो और उस स्ट्रेस के बेसिस पे तुम अपनी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहे हो, जिससे तुम्हारा रिजल्ट खराब हो रहा है। या फिर एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम एकदम से रिलैक्स हो, इस स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो। तुम्हें पता है कि यार स्ट्रेस लूंगा तो मेरा नुकसान होगा। जिस दिन आपको इतनी बात समझ आ गई ना कि स्ट्रेस लेने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, किसी का नहीं है। तुम टेंशन में, उससे तुम्हारी मम्मी का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे पापा का नुकसान नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ आ गया, जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये चीज भैया गलत है, इस चीज का मेरी जिंदगी पे एक गलत इंपैक्ट है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है वो सिगरेट पीता है, उसको पता है कि ये सिगरेट है मेरी तबीयत को खराब कर रही है, मेरे दांतों को खराब कर रही है, कैंसर का रीजन बन रही है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। तो एथिकली देखा जाए तो वो रैशनल तरीके से सोच रहा है, तो उसे भी पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। सेम वही चीज आपके लिए है। आपको पता है कि ये स्ट्रेस लोगे तो आपका नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको ले रहे हो, दैट सिंपल मींस कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा लूजर वही है जो अपने मन से हार जाता है। दुनिया में सक्सेसफुल होना है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। समझ रहे हो ना? बाहर की जंग जीतने के लिए ना पहले अपने आप पे काम करना पड़ता है, अपने आप से जीतना पड़ता है। क्योंकि बाहर की जितनी मर्जी लड़ाइयां जीत जाओ, अगर आप अपने आप से नहीं जीत पाए ना तो वो सारी लड़ाइयां वेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना? ये जो जिंदगी है ना वो बाहर से शुरू नहीं हो रही, वो अंदर से शुरू हो रही है। लिखा हुआ है ना, वो एग्जाम देते हैं ना कि अगर एग्जांपल देते हैं कि अगर अंडा है उसको बाहर से फोड़ा जाए तो एक जिंदगी खत्म होती है, लेकिन वो अगर अंदर से फूटता है ना तो जिंदगी शुरू होती है। तो जो चीजें अंदर से आती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप ये सोचो कि अच्छा अगर मैं टेंशन ले रहा हूं तो इसका आउटपुट क्या है, इससे होगा क्या? अगर टेंशन ले रहा हूं तो इससे होगा क्या? भैया इससे मेरा नुकसान होगा। जब मुझे नजर आ रहा है कि नुकसान हो रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूं? इस वजह से आपको क्या लगता है? सिर्फ आपको टेंशन हो रही है? भाई आपके साथ और बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें भी टेंशन होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो कर सकते हैं उस पर फोकस करो। क्यों फालतू में टेंशन लेनी, क्यों फालतू में स्ट्रेस लेनी? जब आप फालतू में स्ट्रेस लोगे तो उसका आपको सिर्फ नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। और जिंदगी में फायदे नुकसान को देखा करो, पैसों के लिए नहीं, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए तो कम से कम जरूर से सोचा करो।